बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ नुदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ें, आपको बड़ी और अहम खबरें दिखाएं उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। अभी खबर मिल रही है, ये आप देखिए, मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार गलती से यू टर्न ले रहा था, देखिए, उसने देखा नहीं, और देखिए लापरवाही का नतीजा क्या होता है, आपके सामने फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ये युवक जैसे ही यू टर्न लेता है, कोशिश करता है, तेजी से कार आती है और उसके बाद इसको टक्कर लगती है और करीब 100 मीटर दूर जाकर युवक गिरता है। मौके पर ही इस युवक की मौत हो गई है। ना आपने हेलमेट लगाया और आप गलत तरह से मोड़ ले रहे हैं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे हादसे सावधान करने के लिए आपको बताते हैं, आपको भी सावधानी बरतनी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की पहली बड़ी खबर, यूपी में चुनावी माहौल बनने लगा है दर्शकों। और आज उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं, मछली को लेकर बड़ी सियासत हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अयोध्या की पावन भूमि पर, पावन धरा पर आप मछली पार्टी कर रहे हैं, और इसके बाद कांग्रेस का हाल क्या हो गया है, कैसे फंस गई है, ये आज आपको दिखाऊंगा। देखिए। मेरे स्वामी, मेरे दाता, भक्तों को रखे वाला एकम बाबा। बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये उनकी जो सनातन के प्रति सांप्रदायिक सोच है, वो उसको जो है वो प्रदर्शित करता है। और ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। अयोध्या धाम हमारा जो पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। चोरी से खाते ठीक चलता, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर, वो भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में मछली का भोज करा रहे हैं, तो ये तो उन्हीं को पसंद आता होगा। बजरंगबली के पास भी जाएंगे और इधर जो है मछली भी खाएंगे, तो दोनों में से एक ही कराना है कांग्रेस है।
लेकिन दर्शकों, आज आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसे लेकर कैसी सियासत होने लगी। पहली तस्वीर दिखाई है, ये आप देखिए। सावन के महीने में अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय पर आरोप लगा कि सावन के महीने में पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए और फिर मछली पार्टी, ऐसा आरोप लगाया। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा, ये आप देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि यह कांग्रेस का कार्यक्रम है और इसमें मछली परोसी गई। इसको फुल फ्रेम दिखाइए जरा। न्यूज कवर करना अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। ये जो कार्यक्रम चल रहा था, यहां पर कई लोग पहुंचे और मछली की लूट मच गई। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। न्यूज कवर करना लेकिन दर्शकों मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस क्यों बन गई। 2023 की ये तस्वीर आपको याद है? बड़े चाव से लालू यादव, राहुल गांधी मटन बना रहे थे दर्शकों, और ये महीना था सावन का। गजब के ट्रोल हुए थे, और एक बार फिर वही सावन का महीना है और इस बार मटन की जगह मछली है। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? अपनी सियासत चमकाने के लिए या फिर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए? यही आज जब चर्चा में आया तो योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। सुनवाइए बाहर जाकर के मछली का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, फिर राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो अब दर्शकों सोचिए जरा, ये कांग्रेस पार्टी क्या वाकई हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए सब करती है? क्योंकि सावन के महीने में ही क्यों किया जाता है? सवाल ये फिश पार्टी क्यों की जाती है? 2023 की तस्वीर के साथ आपको बता रहा हूं, सावन में मटन बनाया, इनका हाल क्या हुआ? 3 राज्यों में चुनाव हार गई पार्टी। 2024 ये तस्वीर तो आपको याद है ना? यह तेजस्वी बिहार चुनाव के दौरान बड़े प्रचार कर रहे थे और नवरात्र में मछली पार्टी इन्होंने भी की। इनका भी बंटाधार हो गया, ये भी चुनाव हार गए। और अब आ जाइए 2026, आरोप लगे कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय राय ये भी मछली पार्टी कर रहे थे। और अब यूपी में चुनाव होने वाला है, तो इसका हाल क्या होगा, इसका हश्र क्या होगा, अब ये आप लोग जानते हैं। यानी यूपी की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में टाए टाए फिश पार्टी। कांग्रेस ने सावन में फिश पार्टी देकर खुद की नैया तो डुबो ली, साथ ही अखिलेश को भी ले डूबी, क्योंकि दोनों ही मछली के चक्कर में योगी के जाल में फंस गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, फिर राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो हिंदुओं के अपमान से यूपी का मैदान जीतने का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस ने 2023 में यही गलती दोहराई। सावन में राहुल ने मटन बनाया और 3 राज्यों से कांग्रेस साफ हो गई। लेकिन पेड़ा बनते बनते बच्चे पवन खेड़ा अब भी सनातनियों के अपमान पर मैं ही भगवान वाला ज्ञान दे रहे हैं। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत। कल यही कांग्रेस नितिन नवीन के शाकाहारी खाने पर झूठ परोस रही थी, आज वही मछली खाकर डकार भी नहीं ले रही है। मजे की बात तो यह कि गले में अभी मछली का कांटा फंसा है और अजय राय मछली खाने का सबूत मांग रहे हैं। अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। अब कांग्रेस को कौन बताए, यूपी में वो योगी के जाल में फंस चुकी है, वो जाल
जिससे बचना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। यह जाल ऐसा है दर्शकों जो सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको आज विस्तार से समझाता हूं। आइए। सावन में मछली भोज देकर यूपी कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। रविवार को अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम रखा दर्शकों, ये आप देखिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली परोसे जाने पर विवाद हो गया। दावा है कि कांग्रेस ने लोगों को मछली भात का भोज दिया। सावन में प्रभु राम की नगरी में मांसाहार पर बीजेपी भड़क गई, क्योंकि मछली भोज से पहले अजय राय हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे थे। यानी एक तो अयोध्या नगर, ऊपर से सावन का महीना और पार्टी मछली की। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कांग्रेस की तुलना गिरगिट से कर दी। योगी ने कहा कांग्रेस का आचरण देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। कांग्रेसी राम राम बोलते हैं और दूसरी तरफ मछली भोज उड़ाते हैं। योगी ने कहा मछली खानी थी तो आप अयोध्या के बाहर जाकर खाते। सवाल इसलिए भी उठा दर्शकों क्योंकि कांग्रेस पहले भी ऐसा कर चुकी है और 2023 के सावन में राहुल गांधी ने लालू के घर पर मटन पार्टी की थी। राहुल की मटन पार्टी के बाद कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था तीनों राज्यों से। अब सावन में दर्शकों कांग्रेस की मछली पार्टी का अंजाम यूपी चुनाव में ही पता चलेगा और इसलिए कहा जा रहा है ये कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। सुनिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। बड़ी बात यह है दर्शकों कि अभी उत्तर प्रदेश में इस मसले पर सियासत शुरू हुई है। ये आगे तक जाएगी कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, कांग्रेस का चरित्र ही ये रहा है दर्शकों। और इधर कांग्रेस फंसी तो अखिलेश तुरंत महादेव का गुणगान करने लगे। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों इधर अखिलेश यादव महादेव का भजन कर रहे हैं। अजय राय परेशान हो गए, कहने लगे अगर आपके पास सबूत हैं तो बताइए, मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा। सुनवाइए जरा अजय राय को। मैं तत्काल इस्तीफा। अगर कल निषाद समाज ने मुझे बुलाया था, हम लोग वहां गए थे। भगवान, मैं जब भी अयोध्या जाता हूँ हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, भगवान राम का दर्शन करता हूं, उसके बाद कार्यक्रम में जाता हूं। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इस पूरी फिश पार्टी में मंत्री संजय निषाद की भी एंट्री हो गई, क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर है दर्शक। और उन्होंने ऐसा अतरंगी बयान दिया जिसकी चर्चा होने लगी। कहने लगे बिना लहसुन प्याज के मछली शाकाहारी है, ये मंत्री संजय निषाद ने कहा है दर्शक। लेकिन आपको बताते हैं दर्शकों कि आखिर इस विवाद में एक के बाद एक एंट्री अलग अलग होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल भी
उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। पहले मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी की मुश्किल क्यों बढ़ रही है और संजय निषाद ने इसे लेकर क्या कहा है। मछली का कांटा यूपी कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि अयोध्या के साधु संत इसे सनातन का अपमान बता रहे हैं। दरअसल यूपी कांग्रेस का टारगेट निषाद समाज का वोटर था। यूपी में निषाद समाज का वोट लगभग 5% के करीब है और अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ उसमें निषाद समाज को ही बुलाया गया था। कांग्रेस का टारगेट बीजेपी के पाले में इस निषाद वोटर को करना था, लेकिन कांग्रेस भूल गई कि अयोध्या में मांसाहार 80% हिंदुओं का अपमान है। जब मछली भोज पर अजय राय योगी के जाल में बुरी तरह फंसे तब पीसीसी चीफ अजय राय ने सफाई दी, कहा मैंने मछली नहीं खाई। सवाल यह कि मछली खाई नहीं तो सावन में मछली पार्टी क्यों दी भाई, और मांसाहारी पार्टी के लिए प्रभु राम की नगरी अयोध्या को क्यों चुना गया। हालांकि योगी के एक मंत्री भी मछली खाने पर गजब का ज्ञान दे रहे हैं। ये उनके सहयोगी हैं निषाद पार्टी के संजय निषाद। उन्होंने कहा बिना प्याज लहसुन के मछली शाकाहारी है, यानी मछली के लिए कांग्रेस और निषाद पार्टी तक एक नाव पर सवार हो गए और इसकी भी चर्चा यूपी में जोरों पर है। सुनिए जरा। श्रावण का पवित्र महीना है, उसमें अयोध्या में ये जो कांग्रेस के लोग मछली बाजार खोल के बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये उनकी जो सनातन के प्रति सांप्रदायिक सोच है वो उसको जो है वो प्रदर्शित करता है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। बीजेपी वालों की तरह दिखाने के लिए नहीं कि बंगाल चुनाव है तो मछली भात खा लेंगे। बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। कि सावन के महीने में चोरी से खाते ठीक चलता, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर वो भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में मछली का भोज करा रहे हैं, तो ये तो उन्हीं को पसंद आता होगा। कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, अब संजय निषाद की एंट्री के बाद मामला और दिलचस्प हो गया और यूपी के लोग ठहर जाएं। अभी आपको और बड़ा अपडेट बता रहा हूं मैं, ये आप देखिए। कांग्रेस पार्टी उधर मछली खाकर अपमान कर रही है हिंदुओं का और इधर मनुस्मृति पर सवाल उठा रही है। उसमें महिलाओं पर सवाल उठा रही है कि महिलाओं को दबाया गया है। उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा और वंदन होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन राहुल गांधी कुछ और नैरेटिव सेट कर रहे हैं, सुनवाइए जरा इन्हें। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। मेरा सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लेकिन आज मैं इस कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का दोहरा चरित्र आपको बता रहा हूं और सुनिए और देखिए। ये मनुस्मृति में कहते हैं कि महिलाओं को दबाया जा रहा है और इनके बगल में एक महिला खड़ी हुई है जिन पर कई चीजें थोपी जाती हैं। इस्लाम में कई बार फतवा जारी कर दिया जाता है महिलाएं अगर बिना हिजाब के चली जाएं तो। और बुर्के और हिजाब पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती, लेकिन हां मनुस्मृति में वो सवाल उठाती है। अब इसको लेकर राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आ गए। उन्होंने कहा अगर मनुस्मृति में आपको सवाल उठाना है तो आप सवाल के साथ उसकी अच्छाई भी बताइए। सुनिए जरा। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है। ये
आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, ये मुद्दा अभी तो यूपी में चल रहा है, उधर महाराष्ट्र में एक और मुद्दा शुरू हो गया है। सीधे आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र। वहां पर मंत्री नीतीश राणे ने कह दिया महाराष्ट्र की भूमि में तो आई लव महादेव होगा। क्यों कहा है आपको दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। महाराष्ट्र में दर्शकों कावड़ को लेकर तो पहले से ही माहौल गर्म था, लेकिन अब गणेश पूजा आ रही है और गणेश पूजा में खलल के बाद महाराष्ट्र में काफी ज्यादा आक्रोश, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथियों ने दावा किया गया कि पूजन के दौरान अंडे फेंके और इसके बाद विरोध हुआ है। दिखाइए जरा, सुनवाइए इन्हें। मैं आपको बताता हूं दर्शकों हुआ क्या। ये आप देख रहे हैं एक सोसाइटी है, वहां पर लोग खड़े हुए हैं, दावा किया जा रहा है यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम खड़े हुए हैं और नीचे आप देख रहे हैं यहां पर काफी ज्यादा आक्रोश है क्योंकि पूजा में अंडे फेंके गए। दिखाइए जरा, दोनों तस्वीर दिखाइए। लेकिन लगातार जब खलल डाला जा रहा है पूजा में तो मंत्री नीतीश राणे सामने आए और उन्होंने बताया महाराष्ट्र में क्या चलेगा। सुनवाइए जरा। थोड़ा हर हर महादेव। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों, जो स्थितियां इस समय बन रही हैं उससे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई माहौल खराब करना चाहता है और यही काम अब महाराष्ट्र में किया जा रहा है दर्शकों, क्योंकि महाराष्ट्र में अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। जन्माष्टमी आएगी, दही हांडी, उसके बाद गणपति का पूजन। महाराष्ट्र में सनातन आस्था पर कट्टरपंथियों की बुरी नजर है। पहले सावन में कावड़ यात्रा पर खलल डालने की कोशिश की गई, अब गणपति बप्पा की प्रतिमा पर नफरती अंडा फेंका गया, जिसके बाद मंत्री नीतीश राणे एक बार फिर से भड़क गए हैं। नीतीश राणे ने कट्टरपंथियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, मुंबई में आई लव मोहम्मद नहीं बल्कि आई लव महादेव ही चलेगा। राणे ने कहा, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारी मुंबई महादेव की भूमि है, यहां त्योहार नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान इस्लामाबाद में बनाएंगे। मंत्री नीतीश राणे ने यह बयान महाराष्ट्र में कावड़ यात्रा के दौरान दिया है। आपको बताएं, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में आई लव मोहम्मद के नारे कई जगह लगाए गए थे और अब रविवार की रात गणेश प्रतिमा पर एक सोसाइटी में अंडे फेंके गए। मुंबई के मजगांव इलाके में कल रात गणपति बप्पा का आगमन जुलूस निकाला गया था। जुलूस जब गणेश पंडाल के पास पहुंचा तो कट्टरपंथियों ने अंडे मारने शुरू कर दिए, जिसके बाद 10,000 से ज्यादा सनातनी जिहादी सोच के खिलाफ सड़कों पर आ गए। हिंदू त्योहारों पर इस तरह के हमले से सनातनियों में भारी आक्रोश है और इसके बाद मंत्री नीतीश राणे हमला भी बोल रहे हैं। सुनिए जरा। ये हमारा देश, ये एक हिंदू राष्ट्र है, हमारा महाराष्ट्र है, हमारी मुंबई ये महादेव की भूमि है और इसलिए हिंदुओं का हर एक त्योहार ये इसी तरीके से बड़े पैमाने पे ही मनाना चाहिए, ये हमारा सबका मत है। और क्यों ना मनाएं, आखिर में हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, यहीं पे बड़े हमारे हिंदुओं के त्योहार मनाने चाहिए।
यहाँ नहीं मनाएंगे तो फिर क्या पाकिस्तान और इस्लामाबाद में मनाएंगे क्या? और हम हमेशा कहते हैं ये जो भूमि है ये महादेव की भूमि है, और हमारे मुंबई में आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा, ये आई लव महादेव ही चलेगा। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण खबर जो पूरी दुनिया के लिए, विशेष तौर पर भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। युद्ध तो समाप्त हो गया है दर्शकों, यानी अभी शांत है, समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अब टोल वसूलने की पूरी तैयारी है और खलीफा ने इसका ऐलान कर दिया है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब जो भी जहाज गुजरेगा उसे पैसा देना पड़ेगा, यह ईरान का कहना है। ईरान का कहना है कि हम टोल वसूलेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी भी हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, टोल जो है रियाल और आपकी जो पसंद की करेंसी है। मान लीजिए आप भारत के हैं तो रुपए में आप दें, अगर आप अलग अलग कंट्रीज यूरोप से आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र की करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ डॉलर यहां पर नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर को ये कमजोर करने की रणनीति है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये इसलिए ईरान ने ऐलान किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका का है। दिखाइए जरा ये पोस्ट। Nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. लेकिन दर्शकों इसके बाद ऐलान कर दिया। अब ईरान ये भी कहता है कि अगर कोई उसकी मर्जी के बगैर गया तो समंदर में धुआं उसका जहाज किया जाएगा, यानी उस पर सीधा हमला होगा। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, खलीफा का यह कदम क्या युद्ध को भड़काएगा या फिर कोई समाधान निकालेगा? आइए आपको बता दें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान यूएस का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हॉर्मूज को लेकर ईरान की संसद ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। ईरान की संसद ने टोल यानी पूरी तरह से टोल टैक्स लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यानी अब ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली करेगा। टोल फीस के बदले में ईरान समुद्री सेवाएं, सुरक्षा और इंश्योरेंस देगा। इसके अलावा खास परिस्थितियों में जहाजों को ईंधन भी दिया जाएगा। ये उन देशों के जहाजों को मिलेगा जिन्हें हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति मिलेगी। और खास बात तो ये कि टोल की फीस ईरान की करेंसी रियाल में देनी होगी या फिर उस करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे ईरान पसंद करेगा। मतलब साफ है, डॉलर में फीस चुकाने से पहले ईरान से मंजूरी लेनी होगी। अहम बात तो यह भी है दर्शकों कि ईरान की संसद ने टोल को मंजूरी ऐसे वक्त में दी जब डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यूएस की न्यू टेरिटरी बता चुके हैं। 18 अगस्त को ट्रंप ने पहली बार हॉर्मूज पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कही। इसके बाद तस्वीर भी शेयर की जिसमें हॉर्मूज को अमेरिकी इलाका दिखाया गया। क्या ट्रंप को चुनौती देने के लिए ईरानी संसद ने टोल टैक्स को मंजूरी दी है? अगर ट्रंप ने इसे चुनौती की तरह लिया तो जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है दर्शकों। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची क्या कहते हैं, सुनिए। ईरान के पास कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका है। ना पैसा है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है। वो अपने सैनिकों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे, वह अपनी पुलिस को पैसे तक नहीं दे पा रहे। उनके देश में 350% इन्फ्लेशन है। अब हमें देखना है कि आगे क्या करना है। वहाँ बॉर्डर पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है और सिर्फ उस इलाके में ही नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी हमारे कंट्रोल में है। ये सिनेरियो तकरारी है। अमेरिका के प्रतिबंधों का नया पैकेज एक ही फिल्म बार बार देखना जैसा है और हम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। दबाव बनाने की अमेरिकी नीति पहले की तरह ही विफल होगी। ये कार्रवाइयाँ दर्शाती हैं कि वॉशिंगटन गतिरोध में है और एकमात्र रास्ता ईरानी जनता के साथ सम्मानजनक संवाद ही है। अमेरिका ने पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना बताया था और अब तो उसने ट्रुथ स्पेशल के ऊपर अपने नक्शे में इसे अमेरिका की न्यू टेरिटरी घोषित कर दिया है। उधर ईरान ने पहले तो पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का गठन किया, फिर ये धमकी दे दी कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकन जल्दी से जल्दी बाहर चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उन्हें निकलने का समय ही ना मिले।
और अब उनकी पार्लियामेंट की एक सेलेक्ट कमेटी ने बाकायदा ये कह दिया कि हम गुजरने वाले हर जहाज से नेविगेशनल, सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल चार्जेस लेंगे। हालांकि टोल का उसे नाम दे गया। इसका मतलब ये है कि ईरान सीधे सीधे अमेरिका को धमका रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये टोल जो है ये कहां पर लिया जाता है, क्योंकि अभी भी समंदर में दो रास्ते हैं जहां से जहाजों की आवाजाही होती है। आइए आपको बताएं, जंग शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक ही समुद्री रास्ता माना जाता था। अब जहाजों का रास्ता बंदरगाह समझौते की सुरक्षा को देखकर तय किया गया, लेकिन तनाव को देखते हुए दर्शकों आपको बताएं अब अलग अलग रास्तों की बात होने लगी है। सबसे पहला रास्ता है हॉर्मुज के उत्तरी हिस्से में ईरान के तट के पास का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह रास्ता केश्म द्वीप से होते हुए गुजरता है, जो आपको दिखा रहे हैं। पहली वाली रेखा आप देखिए, जो सीधा ईरान के बंदरगाह और तेल टर्मिनल तक जाता है। और दूसरा रास्ता दर्शकों ओमान के रास्ते, जो नीचे वाला रास्ता है। यह रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में ओमान के करीब है। आपको बताऊं अब अमेरिका इसी रास्ते से जहाजों को गुजारने पर जोर दे रहा है। कई कमर्शियल जहाज भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह रास्ता ईरान के तट से थोड़ा दूर हो जाता है। और आपको बताऊं जिस रास्ते की डोनाल्ड ट्रंप और पूरी सेना की तैयारी है, वो सबसे ज्यादा इसे सुरक्षित भी मानते हैं। अब अगर यहां से जहाज नहीं गुजरेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। शुरुआत के अंदर ही अमेरिका को यह आभास हो गया था कि ईरान का अगला स्टेप हॉर्मुज को बंद करना होगा। लिहाजा ओमान के तट के साथ साथ ड्रेजर्स लगा करके और समुद्री तल को गहरा करना शुरू कर दिया गया था, और उसी जगह पे एक रास्ता तैयार कर लिया गया। ईरान यहाँ से जाने वाली शिप्स को या कार्गो शिप्स को या तेल टैंकर्स को कहीं अटैक ना करे, उसके लिए अमेरिकन शिप्स उनको प्रोटेक्शन देते। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरी ओर जहाँ अमेरिका ने ईरान के यहाँ ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जो ईरान को बढ़ती जा रही हैं, जो भुखमरी, जो तंगियाँ, सामान का तेल बिक नहीं रहा, पैसों का, ये ईरान को बहुत चोट पहुंचा रहा है। सोचिए जरा दर्शकों, अभी तो ये शुरुआत है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये फैसला युद्ध को और ज्यादा भड़का देगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आज आपको बता रहे हैं दर्शकों। सियासत में कौन कब क्या कहता है ये बहुत मायने रखता है दर्शकों, क्योंकि पवन खेड़ा ने आज गृह मंत्री अमित शाह के लिए बयान दिया। हो सकता है सियासी प्रतिद्वंदिता ज्यादा है, लेकिन पवन खेड़ा की भाषा की मर्यादा बहुत खराब, इतनी खराब कि अब वो निशाने पर आ गए। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। खबर यह है कि पवन खेड़ा ने अपमान तो किया है, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो काफी ज्यादा आपत्तिजनक मानी जाती है और वो कहीं से भी शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए पवन खेड़ा की मुश्किल बढ़ सकती है दर्शकों। अगली तस्वीर दिखाइए। आपको बताएं बीजेपी ने इसके लिए कंप्लेंट दे दी है और पवन खेड़ा पर एक्शन की मांग है। शिमला में बाकायदा बीजेपी ने सबूत दिया है और बताया है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। पहले आपको सुनवाते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा। ऐसा कायर गृह मंत्री, हमें तो शर्म आती है ये सोचकर कि वो अपने आप को लौह पुरुष से तुलना करता है। कहां सरदार पटेल, कहां ये बौना अमित शाह। ये भाषा सोचिए जरा दर्शकों, आप इसको लेकर पवन खेड़ा अब निशाने पर आ गए और मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है उनके। कांग्रेस की कायर पॉलिटिक्स दर्शकों इसे कहा जा रहा है, क्योंकि पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। बीजेपी ने पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दी है। बीएनएस की धारा 352 और 356 लगाने की मांग की, जिसमें 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। हिमाचल बीजेपी ने शिमला एएसपी को लिखित में शिकायत दी है, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग है। हिमाचल बीजेपी ने जांच के बाद पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की मांग भी की। बीजेपी का आरोप है कि पवन खेड़ा ने देश के गृह मंत्री का अपमान किया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और आपको यह भी बताएं, खेड़ा ने सरदार पटेल पर अमित शाह के बयानों को भी तोड़ा मरोड़ा है। हिमाचल बीजेपी ने इसके साथ ही साक्ष्य भी पुलिस को दिए
और कहा कि ये उनके साक्ष्यों की जांच कर कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है ताकि किसी साजिश के तहत उन साक्ष्यों को नष्ट ना किया जाए। पवन खेड़ा के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और इस वीडियो को लेकर पवन खेड़ा ने अब तक कोई बयान या सफाई नहीं दी है। कांग्रेस में पवन खेड़ा राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ऐसा कायर गृह मंत्री, हमें तो शर्म आती है ये सोचकर कि वो अपने आप को लौह पुरुष से तुलना करता है। कहां सरदार पटेल, कहां ये बौना अमित शाह। क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। सोचिए दर्शकों, अगर प्रधानमंत्री भी कभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मिलते हैं तो वो उनका हालचाल पूछते हैं, लेकिन यहां भाषा का स्तर पवन खेड़ा का बता रहा है कि उनकी सियासत लगता है नहीं है। क्योंकि देखिए आप 2023 में भी दर्शक वो गिरफ्तार हो चुके हैं भाषा को लेकर। और आपको असम चुनाव में बताता हूं क्या हुआ था, दिखाइए जरा अगली तस्वीर। असम चुनाव में तो भागे भागे फिर रहे थे, भाग रहे थे इधर उधर। दिल्ली में जब असम की पुलिस आई तो हैदराबाद भाग गए गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुनवाते हैं। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा के खिलाफ शिमला पुलिस को हमने एफआईआर करने के लिए कहा है और लिखित रूप में हमने एडिशनल एसपी शिमला को आज अपनी बात उनको सौंपी है। पवन खेड़ा द्वारा देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के खिलाफ जिस प्रकार से अभद्र भाषा, असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया, उनको भगौड़ा, उनको तड़ीपार, बौना, औकात, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं, देश के गृह मंत्री जी के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेता द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक और खबर दिखाता हूं। पाकिस्तान में जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, लेकिन ये प्रोटेस्ट है पाकिस्तान की डरपोक आर्मी के खिलाफ, मुनीर के खिलाफ। दर्शकों दिखाते हैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। पाकिस्तान में अब छात्र पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आ गए। दिखाइए जरा पहली तस्वीर दिखाइए, ब्रिगेडियर है, ये गोलियां चला रहा है वहां पर, सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों आप ये देखिए, वहां पर अब छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं ये मुनीर की आर्मी है और हमें न्याय चाहिए। सुनवाइए जरा। ठीक है, वो आया, उसने ऑफ ड्यूटी लड़कों पे फायरिंग किया, लड़कियों को हरास करने की कोशिश की, हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने 1% भी एक्शन नहीं लिया, वो जाके उनको प्रोटेक्ट करी है। हम लड़कियों को इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। कायदे हमसे रिक्वेस्ट है कि हमारा पिछले 1.5 महीने से ये सीन यहाँ पर चल रहा है, बोल के हमें ये चाहिए। लाइक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फौजी का इसका साथ क्या ताल्लुक है? उसका हस्बैंड है, उसने यहाँ पर आते ही पहले लड़कों को मारा है, फायरिंग की है, उसके बाद उसने खुद यहाँ पर आकर सबको मारा है। इससे पहले केस कर दिया था हमारे एचओडी के ऊपर कि उसने हरास किया है। यूनिवर्सिटी में कि कोई भी आदमी ऑफिसर आके उसको दुपट्टा खींचे, बदतमीजी करे, थप्पड़ उठाए, क्या ये इज्जत है क्या? कि आज आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, कल आप लोगों की माँ बहन के साथ भी ऐसा होगा। मेन इशू ये है कि हमारे एचओडी सर जदून हान जो कि बहुत अच्छे इंसान है, कि पूरी यूनिवर्सिटी एक बच्चा गवाही देता है कि वो कैसे इंसान है, उन पर झूठा केस किया। लेकिन दर्शकों आप इधर देखिए, सेना के ऑफिसर की बदसलूकी के बाद काफी ज्यादा लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और वो यहां पहुंच रहे। दिखाइए जरा इन्हें। लेकिन दर्शकों आप देखिए, वहां पर जंजीरों में कैद किया गया है और अब मुनीर के कहने पर, मुनीर के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है। दिखाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों ये तो अभी शुरुआत है,
उधर इमरान खान की पार्टी ने ऐलान कर दिया बलूचिस्तान जल रहा है और अब जेनजी भी आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में मुनीर की फौज के खिलाफ मौलाना डीजल ने बिगुल फूंक दिया। 1971 मौलाना फजलुर रहमान ने 1971 के आत्मसमर्पण की याद दिलाते हुए पाक फौज की पोल खोल दी। कहा जनरल याह्या खान एक दिन पहले तक लड़ने की बातें कर रहा था और अगले ही दिन भारत के सामने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी सेना की सच्चाई यही है। मुल्क के मुहाफिज हैं, किसी का बाप भी इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मानते हैं, आप बड़े ताकतवर हैं। लेकिन मुझे याद है, और शायद कोई बुजुर्ग ऐसे हों जो उनको भी याद हो, जब दिसंबर 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले जनरल याह्या खान ने कौम से खिताब किया और कहा हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, सहराओं में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे और इनके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। आजा पहन पाकिस्तान के सांसदों के साथ जेनजी ने भी मुनीर की फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ब्रिगेडियर ने फायरिंग करके छात्रों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन छात्र छात्राओं ने मुनीर के अधिकारी के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। यूनिवर्सिटी में कि कोई भी आदमी ऑफिसर आके उसको दुपट्टा खींचे, बदतमीजी करे, थप्पड़ उठाए, क्या ये इज्जत है? क्या कि आज आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, कल आप लोगों की माँ बहन के साथ भी ऐसा होगा। मेन इशू ये है कि हमारे एचओडी सर जदून खान जो कि बहुत अच्छे इंसान है, कि पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चा गवाही देता है कि वो कैसे इंसान है, उन पर झूठा केस किया गया। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, जो पाकिस्तान अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है वो वहां के छात्रों के साथ क्या करेगा, आप सोचिए। यही मुनीर की चाल है दर्शकों, और ये उसका ब्रिगेडियर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ जेनजी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद की सरहद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध जताया। एक महिला टीचर की ज्यादती से परेशान छात्र विरोध करने लगे। दरअसल महिला टीचर ने कुछ छात्रों को थप्पड़ जड़ दिया। दावा है कि हंगामा बढ़ने पर ब्रिगेडियर पति को बुलाया। आपको बताऊं, हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। ब्रिगेडियर छात्रों को धमकाने की कोशिश में लग गया। विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए दबाव बनाने लगा। जब इतने पर बात नहीं बनी तो ब्रिगेडियर उनके साथ बहस करने लगा और विवाद बढ़ा तो कुछ छात्रों के साथ हाथापाई करने लगा। छात्रों ने ब्रिगेडियर का कॉलर पकड़कर उसको वहां से जाने के लिए कहा तो गुस्साए ब्रिगेडियर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, फायरिंग करके छात्रों को मारने की कोशिश करने लगा, उन पर तान दी। नाराज छात्र छात्राओं ने ब्रिगेडियर की गिरफ्तारी की मांग की। छात्राओं ने ब्रिगेडियर पर दुपट्टा खींचने और बदसलूकी के भी आरोप लगाए। हालांकि छात्रों ने साफ कह दिया है, अगर ब्रिगेडियर के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो छात्र सड़कों पर उतरकर पूरे इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जेनजी के आक्रोश को देखते हुए ब्रिगेडियर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दावा है पुलिस ने ब्रिगेडियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान में कहा है कि अब एक और विद्रोह शुरू हो गया है। सुनिए जरा। हम यहाँ पर इंसाफ मांगने आए थे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हमने बहुत ज्यादा पुरअमन प्रोटेस्ट किया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मैम अन्ना अत्ता उनका नाम है, उन्होंने हम अपने हस्बैंड ब्रिगेडियर है कोई या जो भी उनका जो भी रैंक हमें नहीं पता, उनको बुलाया, हमने उनके ऊपर किसी किस्म की कोई उनको गाली नहीं दी, किसी किस्म का कोई हाथ नहीं उठाया और उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया। उन्होंने आगे यहाँ पर लड़कों को मारा है, उन्होंने 3-4 लड़कों को पहले मारा है, उसके बाद डंडों से मार के उसके बाद इन लोगों ने फायरिंग की है। तो इन लोगों ने जो फायर्स है वो स्ट्रेट उनके इतना मारा लड़कियों को भी मारा है और उसके बाद वो पीछे जाके छुप के बैठ गए। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, यहाँ तक पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही, उन लोगों को भगाने की कोशिशें हो रही है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम मुझे लगता है अब जिसको बोलते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो कॉफिन रेडी हो गया है, नेल रेडी हो गया है, हैमर रेडी हो गया है। जेनजी का जो हैमर है अब सिर्फ वो चलना बचा है। हालांकि मैं मानता हूँ पाकिस्तान आर्मी अपने दमन चक्र में उन्हें भी दबा लेगी, लेकिन जब आवाम उठती है, जब जेनजी उठता है, तो मान लीजिए मेरी बात, पाकिस्तान की आर्मी कभी इतनी मजबूत नहीं थी सिवाय हथियार के कि यस वो अपने देश की आवाम को उस हद तक मार पाएँ, उस हद तक दमन चक्र चला पाएँ जैसा उनकी हमेशा फितरत में है। शेम ऑन यू ब्रिगेडियर,
शेम ऑन द पाकिस्तान आर्मी। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त मुनीर ताकतवर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे रोकने के लिए अब मौलाना डीजल आ गया। 1979 उसने बताया कि मुनीर और पाकिस्तानी सेना की असली औकात क्या है। सुनवाइए जरा इसे। एक बड़े बड़े बोल तो हमने उस वक्त भी सुने, मुल्क को और अवाम को क्यों इम्तिहान में डाल रहे हो, क्यों मजे ले रहे हो जब आपकी पब्लिक स्क्रब से गुजर रही है। और आज 2026 है। 1979 में जब अफगानिस्तान में इनकलाब आया और जंग शुरू हुई, अब आप बताएं कि 45-46 साल हो रहे हैं, एक ही खत के ऊपर इतने निस्फ सदी के करीब खून बह रहा है। इस तरह का खून जब बहता है तो फिर वो जुग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदेही करता है। तो फिर हमें अपने इरादों से आगाह तो कर दीजिए। हम तो सह रहे हैं और सहते रहेंगे, चलता रहेगा मामला। चंद रोजा और मेरी जान फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, मौलाना डीजल इसलिए आ रहा है क्योंकि मुनीर तख्ता पलट की साजिश कर रहा है और मुनीर भारत के खिलाफ भी लगातार साजिश करता रहता है। पाकिस्तान के संसद ने मुनीर और उसकी फौज की पोल खोल दी है। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज सरकार और सेना पर सवाल उठाए। कहा 1971 से ही पाकिस्तानी सेना झूठ बोल रही है। आत्मसमर्पण से एक दिन पहले याया खान लड़ने की बातें कह रहा था, अगले ही दिन पाक फौज ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। ये तो सत्य है दर्शकों। मौलाना डीजल ने इतिहास को याद दिलाया और मुनीर पर तंज कसा। पाकिस्तान के लोग तकलीफ में हैं और बेशुमार महंगाई है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक खून खराबा हो रहा है। पीओके में 3 महीने से आंदोलन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सेना का नियंत्रण खत्म हो गया है। क्या पाकिस्तान को तोड़ना ही आखिरी मकसद है? मौलाना ने सेना के राजनीति में दखल देने पर भी सवाल उठाए। अगर नेता को सेना के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है तो फिर सेना आखिर क्यों राजनीति में दखल देती है? मौलाना डीजल ने शहबाज के विदेश दौरों पर भी सवाल उठाए हैं। जब जमीन खून से सनी है, ऐसे में आप रेड कारपेट का मजा ले रहे हैं। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं और सेना जश्न मना रही है और इसे लेकर दर्शकों सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में मुनीर साजिश कर रहा है। सुनिए जरा। पाकिस्तान के अंदर DGISPR का प्रोपेगेंडा ऐसे होता है। एक, भारत हमला करने वाला है सिर्फ आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के लोगों को भारत के हमले से बचा सकती है। 2, बहुत जल्दी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भारत के कश्मीर पर हमला करके भारत के कश्मीर को पाकिस्तान से विलय कर देगी। तीसरा प्रोपेगेंडा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अब POK, इन सब जगह पर जो आज़ादी की मांग हो रही है वो दुश्मनों की चाल है, बोला तो भारत की चाल है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और देश में एक तरह की नई सियासत शुरू हो गई है। फ्रीबीज, फ्री में सब कुछ दे दो। और इस समय तमिलनाडु में यही चल रहा है दर्शकों, सब कुछ फ्री। विधायकों को कार फ्री, जनता को सिलेंडर फ्री, कभी सोना कभी पैसा, सब कुछ फ्री फ्री फ्री। दिखाते हैं आपको अब क्या फ्री है, दिखाइए जरा। जब से खलापति विजय जोसेफ मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो सब कुछ फ्री 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 कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि उन्होंने वादा भी किया था ये सब। दिखाइए जरा अगली तस्वीर दिखाइए। अब 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, महिलाओं को और ट्रांसजेंडर्स को फ्री में बस की यात्रा मिलेगी, डीलक्स बस में सुविधाएं मिलेंगी और महिलाओं को तो ये कहा गया है कि आप यात्रा अगर करते हैं तो आपको चिंता की बात नहीं है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, एक और तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें फ्री में अंगूठी दी जाएगी, रिंग, और इधर विधायकों को पहले ही कार दी जा रही है फ्री में और कहा जा रहा है कि इसका पेट्रोल, डीजल और बाकी मेंटेनेंस का खर्चा भी सरकार उठाएगी। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों, अगर इतना सब कुछ फ्री मिलने लगेगा, क्या ये अच्छा है? नहीं दर्शकों, कई देश पहले ऐसा कर चुके हैं और वो देश बदहाली की तरफ चले गए कई सालों में। क्या ऐसा तमिलनाडु के साथ हो सकता है? इसको एडजस्ट करिए, ऊपर करिए। तमिलनाडु को माली हालत देखनी चाहिए क्योंकि उसकी हालत बेहद खराब होनी है, लेकिन जोसेफ विजय ने फ्री स्कीम्स की झड़ी लगा दी है। विजय ने राज्य के लोगों को 3 फ्री सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। 2.5 लाख आय से नीचे वाले परिवारों को प्रति वर्ष 3 सिलेंडर मिलेंगे।
विजय की इस अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम की शुरुआत पोंगल से होगी। इसके तहत 3 सिलेंडर की कीमत लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा होगी। इस योजना पर राज्य सरकार का करीब 4000 करोड़ प्रति वर्ष खर्च होगा। जोसफ विजय ने ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी बात कही है, ऐलान कर दिया है। महिलाओं के लिए एक्सप्रेस और डीलक्स बस सेवा भी मुफ्त कर दी है। पहले महिलाओं को साधारण बसों में 40 किलोमीटर तक की सुविधाएं थी, वो भी मेट्रोपॉलिटन और शहरी इलाकों तक सीमित था। इसे उन्होंने गांधी जयंती पर लागू करने का फैसला किया, यानी 2 अक्टूबर को। इससे पहले शिशुओं को सोने की अंगूठी का ऐलान किया था। जोसफ विजय ने 15 सितंबर से अंगूठी देने का ऐलान किया है। इस योजना में राज्य सरकार को करीब 755 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ऐसा तब है दर्शकों जब तमिलनाडु पर 13 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। राज्य में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा लगभग 1.28 लाख का कर्जदार हो जाता है, जो तमिलनाडु में जीडीपी के मुकाबले करीब 50% तक कर्ज बनता है। अब राज्य की 100 रुपए की कमाई का 65 रुपया सिर्फ ब्याज, सैलरी और पेंशन पर जाता है। और उस राज्य में लगातार फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है दर्शकों, क्योंकि अगर एक राज्य में ये शुरू हुआ तो बाकी राज्यों में भी होगा। और आपको लग रहा है कि इसका फायदा होगा, नहीं, भविष्य में इसका नुकसान हमें होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और यह खबर तो सबको देखनी चाहिए। लोग जिंदगी भर पैसे 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 के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन एक भिखारी अम्मा के पास 30 लाख रुपए कैश मिला है। 30 लाख दर्शकों, ये अम्मा कहां की हैं और इनका क्या हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, ये उनके घर से जो बैग बरामद हुआ है उसमें नोट देखिए आप, और इसमें नोट भी काफी पुराने हैं जो इन्होंने शायद लिए होंगे दूसरों से। देखिए आप, बोरी में लाखों रुपए मिले, लाखों रुपए, ये आपको दिखा रहे हैं हम। एक एक बोरी खोली जा रही है और उसमें देखिए आप नोटों के बंडल, पुराने पुराने नोट। सुबह गिनी सुनाने अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं एक और तस्वीर। सिक्के अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, सिक्के भी बहुत सारे हैं। इतने सारे सिक्के, ऐसा लग रहा है कि अम्मा ने जीवन भर कमाई की, 30 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन वो लगातार भीख मांगती नहीं। आप सोचिए जरा, ये आप देखिए सिक्के गिने जा रहे हैं, कितने सिक्के आप देखते जाइए बस। अब दर्शकों देखिए, ये है महिला हूर उन्निसा, इनका नाम है। ये मुझे लगता है कि कई सालों तक भीख मांगती नहीं और इनकी मौत हो गई। जब मौत हुई दर्शकों, तो कुछ टीम पहुंची जांच पड़ताल करने के लिए, और जब टीम ने उस घर का हाल देखा तो वो भी हैरान रह गए। आइए आपको बताता हूं हुआ क्या। कर्नाटक के मांड्या से ये तस्वीर सामने आई। लोगों ने इसे देखा तो वो भी चौंक गए। यहां एक महिला भिखारी के घर से 30 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। महिला भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उनकी मौत के बाद उनके घर में उनके रिश्तेदार घुसे तो 30 से ज्यादा बोरियों को देखकर चौंक गए। जब बोरियों को एक एक करके खोला गया तो इतनी मोटी मोटी नोटों की गड्डियां मिली। देखिए जरा, प्लास्टिक की बोरियों में 10, 20, 50 रुपए के हजारों नोट मिले दर्शकों। इतने सारे नोटों को देखकर कोई अचरज में पड़ जाएगा। जाहिर बात है, एक भिखारी के पास इतना पैसा। लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम भी आई। 30 बोरियों की नोटों की गड्डियों के साथ बरामद किए गए सिक्कों की पड़ताल की गई। कई बोरियों में केवल सिक्के ही भरे हुए थे। अब पुलिस की निगरानी में पैसों की गिनती की जा रही है। पुलिस ने महिला के रिश्तेदारों को जानकारी दे दी है। पैसों की गिनती के बाद प्रशासन कैश रिश्तेदारों को सौंप देगा। महिला हुर-उन-निसा अपनी बहन के साथ रहती थी और 2 साल पहले बहन की मौत के बाद वो अकेली रह गई थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि वो लंबे समय से भीख मांग रही थी। लेकिन आप सोचिए, भीख मांगते मांगते लाखों रुपए इकट्ठा हो गया, और जब उस पैसे का इस्तेमाल करने का वक्त आया तो उनकी मौत हो गई। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर दर्शकों, दिल्ली एनसीआर के लिए और देश भर के लोगों को यह खबर देखनी चाहिए।
आपके आसपास भी शहरों में बारिश हो रही होगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जब बारिश होती है तो क्या हाल होता है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। पहले छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए। ये जो किसान भाई हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी तस्वीर है। अगर आप बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं तो देखिए, आप महिला ऊपर कुछ हाथ में रखती हैं और जाती रहती हैं, लेकिन एकाएक बिजली चमकती है और उनकी मौत हो जाती है। दिखाइए इस तस्वीर को जरा। बिजली बहुत खतरनाक होती है, इससे सावधान रहें। और इधर आप देखिए दिल्ली की वही पुरानी कहानी आज फिर देखने को मिली। ये आप देखिए, यहाँ कमर तक पानी है, 4-4, 5-5 फीट पानी भरा हुआ है दर्शकों कई जगह। देखिए आप जरा, स्कूल में बच्चे कैसे जा रहे हैं आप देखिए जरा। वैन पूरी फंस गई, उसके बाद बच्चों को बाहर निकाला गया और किसी तरह वो इसको पार करते हैं। अब दर्शकों में एक और खबर आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये दीवार गिर गई दर्शकों भर भरा कर। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं, अगर आप दिल्ली या एनसीआर में सफर कर रहे हैं तो ये तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद ही करिएगा। ये अंडरपास में कितना पानी भरा हुआ है आप देखिए। ये महिपालपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये एक और तस्वीर है शिवाजी स्टेडियम के पास की। तीनों दिखाइए फुल फ्रेम। क्या हालात इस समय हो गए हैं ये आपके सामने। और दर्शकों अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में तो पानी भरा हुआ है, लेकिन गुरुग्राम में, देश भर में दर्शकों इस तस्वीर को देखा जा रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि गुरुग्राम वैसे तो बड़ा पॉश बनता है, लेकिन आप देखिए ऐसा लगेगा आपको कि किसी दरिया में आप खड़े हुए। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, फुल फ्रेम दिखाइए। देखो बसों के हाल, स्कूल बसें हैं ये सारी, जो कि बंद हो गई हैं पानी में। ये है गुड़गांव हमारा। ये देखो इनोवा, ये तो पूरी डूब चुकी है। अब देखिए, कई लोग जो हैं शहंशाह बनने की कोशिश करते हैं और उनका क्या हाल होता है ये देखिए आप। इतना तेज बहाव और उसमें बाइक पार की जा रही थी, बाइक का क्या हाल हुआ दिखाइए जरा। ये तो आम शहरों का हाल है, लेकिन अब पहाड़ों पर क्या स्थिति है दर्शकों, आइए आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम दिखाइए, हिमाचल की तस्वीर। ये आप देखिए दर्शकों, लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों पर यात्रा करने के लिए मना किया गया है। आप भी सावधान रहें। देख लीजिए जरा इस तस्वीर को। आगे रे, डाल आगे रे। लेकिन दर्शकों, जिस तरह की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी है, सवाल खड़े होते हैं कि हर बार यही स्थिति क्यों बन जाती है। आइए जरा आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगह पर जल भराव हो गया। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट डाइवर्ट की गई और दिल्ली में 25 उड़ानें कैंसिल हो गई हैं, जबकि 380 फ्लाइट्स लेट हैं। दिल्ली के संगम विहार में एक स्कूल की दीवार अचानक गिर गई। जिस वक्त दीवार गिरी, छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में हमेशा की तरह जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम में भी कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। गुरुग्राम में मंगलवार को भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सभी ऑफिस और सरकारी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। वहीं यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रयागराज के शमशान डूब गए हैं। मध्य प्रदेश में 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक महिला पर बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई है।
वहीं बिलासपुर में स्कूल से घर लौटते वक्त 3 बच्चे नदी में बह गए। हिमाचल में भी यही हाल है दर्शकों। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 98 सड़कें बंद हो गई हैं। दिल्ली में इस वक्त बारिश के बाद क्या स्थिति है, देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। मानसून के आखिरी दौर में दिल्ली में जमकर बारिश हो रही है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जो सड़कें दौड़ने के लिए हुआ करती थी, आज वहां पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी थम सी गई। सड़कों पर देखिए, जब यहाँ पर बारिश के बाद जल जमाव हुआ तो आपको गाड़ियां जो दिखाई दे रही होंगी वो कैसे देखिए वहां पर रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। कई जगहों पर आज के दिन राजधानी में यही आलम रहा, चाहे मैं जंतर मंतर की बात करूं या फिर कनॉट प्लेस की बात करूं या फिर ये मिंटो रोड, तमाम ऐसी तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब ना हो, यही कोशिश की जा रही है। लेकिन आप अपना ख्याल रखें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इंसान की असली ताकत उसके भीतर होती है। आत्मविश्वास, साहस और मुश्किल परिस्थिति में डटे रहने की क्षमता ही व्यक्ति को वास्तव में मजबूत बनाती है। व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों की बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। इंसान को अपने भीतर विश्वास पैदा करना चाहिए। आत्मविश्वास आपका मजबूत होता है तो आप फैसले लेने से डरते नहीं हैं। फैसले को सही साबित करने का साहस भी आप में बढ़ जाता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।